नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्राइम टाइम में आज उन खबरों को हम आपको बताएंगे जो दिन भर चर्चाओं में रही। सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे और आपको बता दें आज की वो महत्वपूर्ण खबरें जो चर्चाओं में रही। उन खबरों को बताएंगे भी, विश्लेषण के साथ समझाएंगे भी कि आखिरकार उनके मायने क्या हैं। तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर सनातन पर छिड़ी हुई संग्राम को लेकर के, छिड़ी हुई जंग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा, करारा प्रहार किया और प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में संदेश भी दिया। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप है संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान में? राम एक वास्तविकता है। राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक यथार्थता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। कोई सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहा है, सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा बता रहा है, तो कोई कह रहा है सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है। ये बीमार मानसिकता के लोग बार बार लगातार सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं और खास एजेंडे के तहत सनातन धर्म पर निशाना साध रहे हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். பெண்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல, HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். लेकिन वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। और इसी पर पहले सीएम योगी ने हमला बोला तो अब पीएम मोदी ने भी करारा वार किया। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति, रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, भारत का राष्ट्रीय धर्म यही है। आज करने के लिए जा रहे हैं संबोधन हिंदू का है, क्योंकि यह जाति सूचक शब्द नहीं है, भारत का एक सांस्कृतिक संबोधन है, भारत के सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है उसको भी आज लोगों ने किस संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है। मुद्दा सनातन के अपमान का है, मुद्दा इंडिया गठबंधन की चुप्पी का है। और सवाल है, आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक के बाद सनातन पर सीरियल अटैक कैसे होने लगे? आखिर क्यों एक के बाद एक गठबंधन साथी हिंदुओं के विरोध में आवाज उठाने लगे? क्या ये सुनियोजित तो नहीं? सनातन, भारत, भारतीयता, इसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यूपीए के नए नाम से रचे गए गठबंधन, गठबंधिया गठबंधन ने मुंबई मीटिंग में एक टूल किट के माध्यम से शुरू किया है। ये मुंबईया डिक्लेरेशन का एक गोपनीय हिस्सा है, जिसके तहत भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन, इनको अपमानित किया जा रहा है। क्या ये सुनियोजित तो नहीं, जिसका आदि है न अंत, जो शाश्वत है, जो समय से परे है? उस सनातन के खिलाफ जहर उगलना कहाँ तक जायज है? उस धर्म के खिलाफ सियासत कहाँ तक ठीक है? उसे खत्म करने की साजिश आखिर क्यों हो रही है? जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, उस सोच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या 26 दलों की ये सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप है संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान में? राम एक वास्तविकता है। राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक वास्तविकता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। तो चलिए, सनातन के बाद अब बात करेंगे संसद के विशेष सत्र की। इस बार संसद के विशेष सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसका एजेंडा सामने आ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सत्र का एजेंडा, विपक्ष का सियासी फंडा, मोदी का विशेष प्लान, सत्र पर घमासान, तस्वीर होगी साफ, वन इलेक्शन पर बात, एजेंडा क्लियर, 75 साल की यात्रा पर चर्चा। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की तस्वीर लगभग साफ हो रही है। एजेंडे में 4 बिलों का भी जिक्र है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, इन 4 बिलों में वो विवादास्पद बिल भी शामिल है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज होगा। संसदीय बुलेटिन के अनुसार संसद के विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को राज्यसभा में संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। पहले दिन 75 साल की हमारा जो सफर है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद नया संसद सत्र शुरू होने की संभावना है। अभी क्लियर कट नहीं कहा है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि शायद नए संसद भवन में होगा, तो उस संसद भवन में ये जो 4 बिल हैं ये वहां पास किए जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गणेश चतुर्थी है 19 सितंबर को, तो शायद 19 सितंबर से नए संसद भवन में हम लोग जाएंगे। तो कुल मिला के जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बहुत एक ऐसा सत्र होगा जो ऐतिहासिक होगा, शायद उस तरह से नहीं हो पाए, क्योंकि लोग बहुत सारे के कयास लगा रहे थे कि महिला आरक्षण बिल आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ सकता है, परंतु तो सरकार ने एजेंडे में नहीं डाला। पर यह हो सकता है कि अमेंड करके, क्योंकि हमेशा जब एजेंडा आता है तो एजेंडा अमेंडेड एजेंडा होता है अगले दिन के लिए, तो हो सकता है तब सरकार तय करे, पर अभी तक का नहीं है। सूत्रों के माने तो विशेष सत्र में संसदीय इतिहास के काले अध्याय पर भी चर्चा की जा सकती है। काले अध्याय यानी आपातकाल का भी मुद्दा उठेगा। बीजेपी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेर सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर न केवल कांग्रेस बल्कि गठबंधन घटक दलों को भी आईना दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टियां आपातकाल के विरोध से उपजी हुई पार्टी है और आपातकाल के दौरान इन पार्टियों के बड़े नेताओं को जेल तक भेज दिया गया था। 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इस सत्र में 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा करेगी, लेकिन चर्चा संसदीय इतिहास के काले अध्याय का भी होगा, यानी उस अध्याय का जिसमें इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब संसदीय इतिहास के स्वर्णिम काल पर चर्चा होगी तो उस काले अध्याय पर भी बात होगी। चर्चा में जवाब तो आरजेडी, जेडीयू और सपा को देना होगा कि 75 साल की चर्चा होगी तो जो इंदिरा जी के वक्त में इमरजेंसी लगी और कैसे संसद का हक छीना गया, कैसे चुनाव को रोका गया, कैसे मीडिया का गला दबाया गया, उसकी भी चर्चा होगी। इस वजह से थोड़ा ये दिले नादान परेशान है उन लोगों का। ये जो कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि इसको तो हम कांग्रेस का ही गठबंधन कहते हैं, इसमें जितने लोग हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़कर ही नेता बने। अब ये सब बात वो अपना छिपाएंगे
तो उनके उदय का नहीं होगा। लालू जी छपड़ा से जीत के आए थे 77 में, कांग्रेस को ही हरा के आए थे। रामविलास पासवान जी आए थे। ये सारी पार्टियां इमरजेंसी की उपज हैं। कैसे बैठ जाते हैं ये लोग साथ में। कितना इनको मारा पीटा था कांग्रेसियों ने, मार मार के पीठ लाल कर देते थे, फिर भी ये उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। फिलहाल संसद का विशेष सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं और बीजेपी इसे लेकर पूरी रणनीति लगभग बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अनंतनाग और राजौरी के इलाके में सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें भारतीय सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए। बहरहाल अनंतनाग की इस घटना के बाद सेना लगातार आतंकियों पर कड़ा प्रहार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एनकाउंटर। राजौरी के बाद अनंतनाग में भारतीय सेना का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों की शहादत के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। अनंतनाग में आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कोकेरनाग के गडोले के जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। इस इलाके में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। बहुत जबरदस्त आप सुन सकते हैं, फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ यही वो स्पॉट है जो मैं दिखा रहा था। वहाँ पे अंधाधुंध इस वक्त फायरिंग चल रही है। उसका मतलब है कि मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। फायरिंग का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आप उसका मतलब है कि मिलिटेंट जो हैं इसी स्पॉट पे हैं जिनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है और एक लंबे अरसे के बाद अभी फायरिंग शुरू हुई है। फ्रेश फायरिंग हो रही है और ये वही स्पॉट है जैसा मैं पहले भी दिखा रहा था जहां पे बॉडीज रिट्रीव की गई हैं। उसका मतलब है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द कहीं पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फायरिंग जो हुई उसका मतलब है कि कांटेक्ट आप एस्टैब्लिश हुआ है। मैं देखिए ये जो पहाड़ का एरिया है जहाँ पर ये छुपे हुए थे वो स्पॉट है, उसी स्पॉट पे अभी फायरिंग हुई और यही वो जंगल है जहाँ पे पहले कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। जो अभी लगातार फायरिंग हुई उसका मतलब है कि मिलिटेंट अभी भी इसी एरिया में छुपे हुए हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत हुई। ये इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पड़ोसी पाकिस्तान है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करवा रहा है और कश्मीर में आतंक की आग में झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अनंतनाग और राजौरी में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करते हुए जोर शोर से नारेबाजी की। कि जो पाकिस्तान है उसी का ये कसूर है, उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोटेस्ट में। और लगातार बीजेएम के जो प्रोटेस्टर है वो अब सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आप विजुअल्स में देख रहे हैं जिस तरह से पहले राजौरी में और फिर कुकरनाग में जो किलिंग्स हुई हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, ऑफिसर्स आर्मी के और पुलिस के, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और बीजेएम नहीं, उसके बाद बीजेएम के बाद और भी कई जगहों पे ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चलेगा। और फिलहाल बीजेएम के जो वर्कर हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वही रिस्पॉन्सिबल है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। अनंतनाग में सेना के अफसरों को खोने से उसका परिवार गमगीन है, जिससे उनके चेहरे पर भी दर्द साफ देखा गया। जीजा जी सुरेश हमारे साथ हैं। सुरेश जी, बहुत दुख की घड़ी है, कैसे जानकारी मिली, कैसे ये खबर आपके पास तक पहुंची? कल सबसे पहले उनके यूनिट से उनके किसी दोस्त का फोन आया था कि भाई
यहाँ मुठभेड़ हो रही है और आशीष काफ़ी इंजर्ड हो गया है। सबसे पहले कॉल यही आई थी, उसके बाद फिर परिवार के पास कोई डायरेक्ट कॉल नहीं आई। मीडिया से फिर श्याम को पता लगा कि वे बस शहीद हो चुके हैं। उनका एक बच्चा भी है, पत्नी ज्योति है और 3 बहनों में अकेले भाई थे। घर में किस तरीके से उनका आपस में सबसे मेल जोल था, जो अब बीच में नहीं है, तो बस याद करने के लिए? वो बहुत हंसमुख था, बड़े मजाकिया स्वभाव का था। जब भी आता था अपने बहनों को अपने पास बुलाता था, उनके साथ आउटिंग पे जाता था। भाई मैं 3 दिनों बाद आया हूँ, बल्कि वो खुश होते थे भाई हम बाहर का खाना खाएंगे। वो कहता नहीं मैं घर का खाऊंगा, घर से खाना खा के तब उनको लेकर डिनर करवाने जाता था या बाहर घूमने जाता था। सबसे मिल के रहता था। उनकी मेजर बनने की जो कहानी है, वो कहते हैं कि बचपन में जैसे पुलिस जो सिपाही का जो खेल बच्चे खेलते हैं, और चाचा भी एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं घर से प्रेरणा मिली कि देश के लिए काम करना है, देश सेवा में जाना है। हाँ जी, अपने चाचा से इंस्पायर थे ज़्यादा। उन्हीं को देख के ही उन्होंने सोचा था, उनका एक सपना था कि मैंने डिफेंस में जाना है। घाटी में जिस तरह सुरक्षा बल आतंक का फल कुचल रही हैं, उससे पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। वो लगातार आतंकियों की घुसपैठ कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान उनकी हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।